बैंक से आए इनको दे दें। वो बैंक से हाँ, सोनू को दे दो, दोनों बैग और गमले वो वहां पहुंचा देंगे। जी सर, मैं बोल रहा था कि मेरा मेडिकल 17 तारीख को। हेलो। हाँ हाँ। भोजन अवकाश के बाद हमारा द्वितीय सत्र प्रारंभ होता है। इस सत्र के हमारे जो विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शिव प्रकाश यादव, जो वर्तमान में बिहार में रामजस कॉलेज कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। और हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। आप हमें एक राम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आवाज क्लियर है सर। हाँ, तो ये बताएं कि कितना मिनट तक का समय मिलेगा, उस हिसाब से पहले से ही शुरू किया जाए। जो आपका सर लिखित समय है वो पूरा है। अच्छा, वो पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आज 10 मई है, और जिस तरह से सभी लोगों ने सुबह से हम लोगों ने बातचीत करी कि 1857 की शुरुआत हुआ, श्री गणेश हुआ, तो उसके लिए आपने इसे याद रखा और एक कार्यक्रम इस पे आयोजित किया। और अच्छा लगा ये जान के कि आज आपकी पुस्तक का भी इनॉग्रेशन हुआ। और सुबह से मैं जुड़ा हुआ था, अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विषयों पे अलग अलग तरीके से उससे बात करी। तो उसके लिए भी आपको बधाई कि आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ। दूसरी चीज ये, आपने हमें आमंत्रित किया इस विषय पे कुछ अपने विचार आप लोगों के बीच साझा करने के लिए। उसके लिए भी आपको और पूरे आपके कॉलेज परिवार को, प्रधानाचार्य को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। जैसा कि आज जो पेपर मेरा है जिस पर मुझे बातचीत करनी है, और सुबह से उसको बहुत सारे लोगों ने, चाहे डॉक्टर शारिका सिंह हो, चाहे सुरेश कुमार मीना जी हो, रविशेखर जी हो, गिरी सर हो, अरविंद जी हो, सभी लोगों ने कुछ न कुछ उस पर बात करी। मेरा जो मुख्य बातचीत का करना है वो ये करना है कि 1857 की जो क्रांति है उसके इतिहास लेखन के बात करनी है कि कोई भी घटना जो है उसको लेके 1857 करीब आज के 168-67 साल तो हो गए, कंप्लीट हो गए, आज भी वो किस तरह से उस पे लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि वो क्रांति थी, विद्रोह था, क्या था, किस तरह अलग अलग तरह का। ये एक्चुअली प्रॉब्लम उस 1857 की घटना का नहीं है। घटना हमारे इतिहास लेखन समस्या हमारे इतिहास लेखन की है, और वो इतिहास लेखन के अप्रोच की है। हम इसको एक अप्रोच से, अपने दृष्टि से देखने की बात करते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं विशेष तौर से कि 1857 की क्रांति को लेके जो भारत में प्रचलित इतिहास लेखन की जो अलग अलग धाराएं हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हो, चाहे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन हो, या विचारधारा से संबंधित लोग हैं, इसे राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी भी नहीं चाहिए कि क्योंकि यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो ये पहली ऐसी घटना भारत की दृष्टि में देखें, भारत के उसको देखेंगे, ये यदि आप देखेंगे कि ये पहला एक ऐसा घटनाक्रम था जिसकी भारत के अलग अलग क्षेत्रों के साथ साथ एक साथ सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में लोगों ने अंग्रेजों को अपना दुश्मन माना था। तो लेकिन दूसरी जगह जब आप देखें, साम्राज्यवादी इतिहासकारों को देखें, तो वो इस बात को मानने के तैयार नहीं थे
कि ये कोई राष्ट्रीय संघर्ष है या राष्ट्रीय विद्रोह है। इनमें कुछ चीजों को लेके हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि अभी पिछले महीने में ही एक फिल्म आई, आपने उस पर देखा कि उसको लेके अलग अलग तरह के लोगों के दो गुटों में हम या दो समूहों में बट गए। कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। हमें समझ में नहीं आता है कि हमें हर ऐतिहासिक घटनाओं को हम वर्तमान की दृष्टि से क्यों देखते हैं, कि हमें वर्तमान में जो सही है वो जरूरी नहीं है कि वो अतीत में वैसे ही हो या उसी दृष्टि से देखें। इसके लिए हम आपको बस एक छोटा सा उदाहरण देंगे। आप कभी इस घटना को देखिए, 1940-46 के दौर को देखिए। तो उसमें मुस्लिम लीग की स्थिति को देखिए और कांग्रेस की स्थिति को देखिए। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना क्या कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस पावर में आ जाएगी या कांग्रेस को सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आज कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये मोहम्मद अली जिन्ना का था, वो गुमराह कर रहे हैं लोग। और आज की सिनेरियो देखिए, आज क्या कहा जा रहा है कि यदि ये सत्ता में आ जाएंगे तो मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उनका बढ़ावा हो जाएगा। तो घटना केवल अभी महज 70-80 साल हुए हैं उस दौर को बीते, लेकिन हमारी विचारधाराएं या किसी एक पार्टी को लेके या किसी एक संगठन को लेके इस तरह से बदल रहा है। तो आप कल्पना करिए कि 1857 की क्रांति है, जो घटना है आज, या उसके जो उस पे लेखन करने वाले जो लोग हैं या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको आज की दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम उनके साथ या उस घटना के साथ उस जो क्रांति हुई है, जो संघर्ष हुआ है, यदि हम इन परिस्थितियों में जाके देखें तो ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा समग्रता से हम उसे समझ पाएंगे। न कि आज की तुलना में देखेंगे तो फिर वही होगा कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग हो जाएगा। जैसा हो रहा है कि हम एक ही, हमारा एक समग्र इतिहास है, हम एक ही साझा इतिहास है, लेकिन फिर भी हमारी व्याख्याएं अलग अलग हो जा रही है। कोई घटना जो है अपने आप में यूनिक होती है, उसमें तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन उसकी विवेचनाएं जो बदल रही है, तो उसमें ये दिखती है कि हमारे जो अप्रोच है इतिहास लिखने को लेकर, वो है उसे दुरुस्त करने की जरूरत। तो सबसे पहली चीज तो जैसे खासतौर से यदि, जहां से मैंने उस फिल्म की जो बात करी, वीर सावरकर जी पे जुड़ी हुई वो फिल्म है, जिन्होंने 1857 की क्रांति को फर्स्ट टाइम कहा कि ये जो है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की, क्योंकि वो जो है 50 साल हो गए थे 1857 की क्रांति की। वो लंदन में जो उस पे एक 50 साल की पूर्ति पे, जैसे आज आप उस घटना के 10 मई को याद कर रहे हैं, उसी तरह से 1907 में जो है वीर सावरकर जी लंदन में याद कर रहे थे। आप सोचिए कि आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनके खिलाफ और जो सैनिक विद्रोह कह रहे हैं, उनके राजधानी में, उनके घर में कोई व्यक्ति जाके उस क्रांति को याद कर रहा, उसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष कह रहा, तो कोई सहज काम है, कोई आसान नहीं है काम। और उसमें उन्होंने जिस तरह से कहा वो किया, उसको का प्रश्न नहीं होता। वो हमारे लिए एक राष्ट्रीय प्रेरणा का वो हुआ कि उस घटना को लेकर कि हम जिस तरह से, एक मोटे तौर से यदि देखें कि जिस तरह से 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को बैकफुट पे ला दिए थे, भले ही वो पूरी तरीके से 2-3 महीने 4 महीने दिल्ली में, कम से कम 6-7 महीने उनको बैकफुट पे दिल्ली से उनका शासन हटा ही दिया था। तो वो उसको याद रखना था कि उस क्रांति को एक प्रेरणा के तौर पर वो लेके आए। हालांकि यदि आप देखें कि चाहे ब्रिटिशर्स हैं, यदि जो जिनको हम खासतौर से साम्राज्यवादी इतिहासकार के दृष्टिकोण से देखें या साम्राज्यवादी इतिहासकार माने, तो उनमें यदि हम देखें तो वो, उनका ये कहना था कि ये एक सैनिक विद्रोह है या गदर है, वो नहीं मान रहे थे। वो उनके न मानने के पीछे का एक बड़ा वजह तो ये हो सकता है ना, कोई अपनी दही खट्टी नहीं होता है। यदि आप मानेंगे कि ये संघर्ष है, सभी लोगों का मिला जुला संघर्ष है, ये इसमें सैनिकों के अतिरिक्त लोग भी शामिल थे, तो यानी आप पूरी तरीके से फेल हो गए। और संतुष्ट लोग थे तभी तो आपके खिलाफ जा रहे थे, यदि संतुष्ट होते तो नहीं। उसमें वो सैनिक विद्रोह कह के एक चीज ये था कि सैनिक जो ये संघर्ष था उसकी व्यापकता को कम करना चाहते थे, कि उसमें एक जो समूह है सैनिक विद्रोह कह के, जो
हमारे अपने अधीनस्थ लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका विद्रोह है। ये लोगों का आम जनमानस का विद्रोह नहीं है। लेकिन यदि ये बात उनकी सच होती तो दो चीजें उसके, एक तो समकालीन इतिहास में, जैसे आप मार्क्स को लें तो मार्क्स तो जुलाई में ही ये कह देते हैं कि ये गदर नहीं है, मतलब ये म्यूटनी नहीं है, बल्कि नेशनल रिवोल्ट है। और उसके बाद उनके ही जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर हैं सदन में, हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं कि ये जो है कि इस वक्त जो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो जुड़े हुए हैं, जो इसको कह रहे हैं कि ये गदर है या सैनिक विद्रोह है, ऐसा नहीं है, ये नेशनल वो है, रिवोल्ट है। वो भी उस बात को तस्दीक कहते हैं कि सभी लोग इन्वॉल्व है। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि वो क्यों बार बार इतना सब उनके अपने ही देश में, उनके यूरोप में ही, जो उस समय का, अब मार्क्स तो उस समय का समकालीन इतिहास का उस काल में देखते तो बड़ा विचारक है, और उनका पूरी दुनिया पे प्रभाव किस तरह से हुआ उनके विचारों को देख सकते हैं। वो तक नकार दे रहे हैं, और उनकी सदन में बैठा हुआ आदमी वो तक कह रहा है कि नहीं, ये गदर नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं मान रहे हैं? ना मानने के पीछे का ये था कि यदि वो इस बात को माने कि ये राष्ट्रीय संघर्ष है या विद्रोह है, तो उनको ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी नीतियां पूरी तरीके से फेल हो गई। उन्होंने यदि आप 1857 की क्रांति के परिणामों को देखिए, जब 1857 की क्रांति के परिणामों को देखेंगे, जैसे अभी आपके एक वक्त अरविंद जी, यदि मुझे याद है, तो ये कह रहे थे कि किस तरह से रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र हुआ, और फिर उसमें कैसे वो जो परिवर्तन हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी से साम्राज्य के पास, मतलब जो किंग हैं उनके पास पूरा का पूरा राज्य चला जाता है, मतलब ईस्ट इंडिया का, भारत का शासन डायरेक्ट किंगशिप के अंदर आ जाता है। तो ये बात सच है कि 1857 की क्रांति के बाद जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पे जो नीतियों का जो परिवर्तन होता है, वो अपने आप में ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार उस समय की जो है, उन्होंने इस बात को भले न माना हो कि ये एक समग्र विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है, लेकिन उनके जो परिवर्तन उन्होंने लागू किए उसके बाद, उसको देखते तो ये पूर्णतः आभास होता है कि ये जो है राष्ट्रीय विद्रोह है। लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। तो इसके पीछे का यह है कि वो अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहते हैं। एक चीज तो ये रही। दूसरी चीज, जब मसला ये आता है कि खासतौर से एक जो अ, बहस होता है या जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं, वो खासकर से वो आरसी मजूमदार जी का वक्तव्य है, जो इस बात को कहते हैं कि जो 1857 की क्रांति है, स्वतंत्रता संग्राम की जो बात होती थी, न तो ये पहला था, न राष्ट्रीय था, और न तो स्वतंत्रता संग्राम था। बेसिकली इस बात को ये समझिए कि होता क्या है कि ये आजादी के बाद जब 1957 में 1857 की क्रांति के 100 साल पूरे हो रहे थे, तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में इतिहास संकलन समिति किस तरह से भारत के इतिहास को फिर से संकलित करने या रीराइट करने की कोशिश कर रही है कि उनको ये लग रहा है कि जो है कि इतिहास सही नहीं लिखा गया। उनका अपना अप्रोच है, मानना है, वो अपनी जगह है, वो अलग बात है। लेकिन उसी तरह से जब 1857 की क्रांति के 100 साल होते हैं 1997 में, तो क्या होता कि उस समय नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो चाहते थे कि उस 100 साल पहले की जो घटना है उसको सही से लिखा जाए, उसके बारे में रिसर्च हो, उसकी व्याख्या हो, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रही है। जिस तरह से पहली बार में लोगों ने अंग्रेजों को साझा दुश्मन मान के उसके खिलाफ संघर्ष करने की कोशिश करी। तो लेकिन वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक वो थी कि वो चाह रहे थे कि इतिहास उनकी दृष्टि से, मतलब उनके हिसाब से बढ़ा चढ़ा के लिखा जाए। तो आरसी मजूमदार वहां एक वो नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यदि हम इस घटना को, यदि इस क्रम को, या जो संघर्ष है उसको, यदि हम कहें कि ये पहली बार कोई अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष हो रहा था, तो उसके पहले जो भारत में 1757 से ही लेके 1757 से 1857 के बीच में देखिए, तो कोई ऐसा साल नहीं रहा होगा जब भारत के किसी किसी न किसी क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे वो जनजाति या किसी न किसी वर्ग ने या सैनिकों ने विद्रोह न किया हो, किसी उनकी अपनी मांगे जो चाहे जो भी इस तरह की रही हो, लेकिन वो
व्यापकता नहीं था, वो एक क्षेत्र तक सीमित हो जाता था, लेकिन होता था। तो उन्होंने कहा कि उन घटनाओं के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। वहाँ आरसी मजूमदार अपने उस जो इतिहास लेखक का जो एक धर्म होता है कि जो तथ्य हैं, जो प्रमाण हैं, उनके साथ जो है उसके हिसाब से लिखा जाए, प्रमाण के हिसाब से लिखा जाए, न कि किसी के भावनाओं के। दरअसल अभी क्या हो रहा है कि हम इतिहास का जो लेखन कर रहे हैं, जो इतिहास में की जो विवाद हो रहे हैं या मतेक के हो जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये जो मैं समझ पाता हूँ या अपने अध्ययन में जो देखता हूँ ये है कि हम इतिहास को भावनाओं के हिसाब से लिखना चाहते हैं। इतिहास की विवेचना हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इतिहास की विवेचना हमारे और हमारी भावनाओं के हिसाब से नहीं हो सकती। इतिहास में जो प्रमाण है, नो प्रूफ नो हिस्ट्री। यदि हमारे पास प्रमाण नहीं है तो उसके मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती कि जिसके हमारे अपने प्रमाण नहीं होंगे, इनका अलग मेथड्स होता, कुछ उसमें अलग तरीके से चीजें हैं कि ओरल हिस्ट्री तमाम तरह के प्रमाणों को हम इकट्ठा करते हैं, फिर उस पर कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमें अच्छा लगेगा उसी को इतिहास में भी दर्ज नहीं करेंगे या ऐतिहासिक घटनाओं में उसी को नहीं करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है इतिहास विषय का और इतिहासकारों का कि वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, या तो वो अपनी दृष्टि लगा देंगे, अपनी भावनाएं उसमें हावी कर देते हैं। इसी बात को जैसे अभी संभवतः अरविंद जी बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने वो कह रही थी कि ईएचकार का उन्होंने जिक्र किया था। तो ईएचकार का जिक्र करते हुए उन्होंने जो कही वो एकदम सही बात उन्होंने वहाँ इतिहासकार इन तथ्यों को दिलवा दी। ये बात सच है कि तथ्य है जिससे उसकी बात पुष्ट है या उन प्रमाण ही पूरा या तथ्यों का विश्लेषण ही नहीं होंगे तो इतिहास का समग्र लेखन नहीं कर सकते। इस बात को जो यदि आप देखें आरसी मजूमदार साहब ने वो कर दिया कि नहीं, हम यदि ऐसा आप जो चाह रहे हैं कि हम जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को बड़ी विनम्रता के उन्होंने प्रोजेक्ट से मना करा कि नहीं, क्योंकि बाकी अन्य जो घटनाएं हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। हमें 1857 के साथ न्याय करना चाहिए, ये बात सच है, लेकिन उस न्याय के चक्कर में या उसे न्याय देने या उसको उसके बारे में लिखने से कहीं दूसरी घटनाओं को या जो दूसरे नेतृत्व करते हैं उनका महत्व ही नहीं दिया जा सकता। किसी एक को अच्छा बनाना है तो दूसरे को गलत साबित करना या उसके इनकार करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और फिर उन्होंने उस बात पे कहा कि हम ऐसा नहीं मान सकते, न तो ये पहला है, इसीलिए वो कहते हैं कि ये पहला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय 17 से आप देखें तो क्रांति के हर साल विद्रोह हुआ। तो दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय नहीं है, तो उनका यदि इस में देखा जाए तो यहाँ आपको प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि राष्ट्रीयता और राष्ट्र नेशन को निर्धारित करने की जो अलग अलग परिभाषाएं, उनका ये था कि भारत के उस समय जो ब्रिटिश भारत है पूरा का पूरा, उन सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव नहीं था, बल्कि जो भारतीय बहुत सारे राज्य रजवाड़े थे संयुक्त थे। तो एक चीज तो ये रहा कि इसलिए उन्होंने इन चीजों को उतारा। और दूसरी चीज ये है कि उस समय एक बात मैं भी उनसे डिनाई कर जाऊंगा, उस पर सहमत नहीं हो पाऊंगा, कि जैसे ये स्वतंत्रता संग्राम, ये एक्चुअली स्वतंत्रता संग्राम पे था। जैसे अभी आप जब ये व्याख्यान शुरू हुआ तो रवि शेखर जी, डॉक्टर रवि शेखर जी की बड़ी अच्छी वो बात कही गई थी कि ये स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे यदि देखा जाए तो ये स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हम देख सकते हैं इसे। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब दिल्ली में बैठे हुए जो जब बहादुर शाह जफर के पास जब जाते हैं हम लोग, तो वो क्या कहते हैं कि एक एक्चुअली इसमें वो देखिए कि र्यूमर्स क्या काम करते हैं। उसमें एक चीज ये था कि बहुत सारे लोग जो एकजुट हो रहे थे कि उस समय का एक रूमर भी बहुत प्रचलन में था कि प्लासी के 100 साल के बाद जो है अंग्रेजों का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तो आप उसमें देखिए जो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जिस तरह से
जो नेतृत्व जब उन्होंने लिया कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना है, तो वो किसी साम्राज्य को, किसी शासन सत्ता को ये समाप्त करके फिर से कोई नई सत्ता स्थापित करना, इसको आप स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे ही बोलेंगे, क्योंकि आप ये मान रहे थे कि उनकी जो शासन सत्ता है वो हमारे पे एक तरीके से गुलामी का प्रतीक, तो आप वो कर रहे थे, वो स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे देखा जा सकता है। तो इसमें जो हम देखते हैं कि ये सबसे ज्यादा क्या होता है कि इस बात को लेके आरसी मजूमदार और पंडित जवाहरलाल नेहरू में वो बात बनती नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्रोजेक्ट जो है, आप एक पुस्तक देखेंगे 1857 यशवंत सेन, सुरेंद्र नाथ सेन की जो पुस्तक है, तो वो प्रोजेक्ट फिर चला जाता है यशवंत सेन के पास कि फिर उन्होंने 1857 कि मतलब वो थोड़े से अपने जो ऐतिहासिक विश्लेषण या इतिहास लेखन की जो पद्धतियां, जो जिन चीजों को, जो वस्तुनिष्ठता है जिनको ध्यान में रखते हुए करने की जो बात, निष्पक्षता की जो बात आरसी मजूमदार साहब कर रहे थे, वो संभवतः उसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फिर वो सुरेंद्र नाथ सेन जो है उस प्रोजेक्ट को लेते हैं और फिर 1857 लिखते हैं। तो उसमें भी लेकिन उन्होंने भी एक चीज ये कहा कि ये उन्होंने भी ये पूरी तरीके से उस बात को नहीं माना कि ये राष्ट्रीय संग्राम था या वो जो था विद्रोह था। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय संग्राम तो नहीं था, ये ठीक आप वो समझिए कि जैसे आप हिस्टोग्राफी के जब पेपर पढ़ेंगे तो उसमें जेबी ब्यूरी का नाम आएगा। जैसे वो कहता है कि इतिहास जो है, इतिहास न तो विज्ञान से कम भी नहीं है, विज्ञान से अधिक भी नहीं है। तो वो कुछ उसी तरह के फार्मूले को वो भी ले आते आते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीय संग्राम जो ये 1857 का है, जिसे हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कह रहे हैं, वो न तो राष्ट्रीय संग्राम से कम था और न ही सैनिक विद्रोह से जो है अधिक था। तो उसे मतलब वो बीच में लेके आके छोड़ देते हैं। तो एक मसला इसमें जब आप देखें, इन चीजों को जब देखें, तो जो हिस्टोग्राफी की एक्चुअली ये समस्या क्या है कि हमारी समस्या इतिहास लेखन की है कि आज भी हम उस घटना के हो जाने के 150 साल से ज्यादा हो गए, 165 से ज्यादा हो गए, आज भी हम उसकी प्रकृति और स्वरूप के बात करते हैं। तो वो तो घटना जैसी थी वो तो हो गई, लेकिन हम इतने दिनों में डिसाइड नहीं कर पाए हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे? तो वो इसी जो मैं समझ पाता हूँ, मुझे जो लगता है कि हर कोई अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करना चाहता है, लेकिन इस समस्या का समाधान तभी हो पाएगा कि जब हम उन सभी तथ्यों को, जो उपलब्ध तथ्य, जैसे खासतौर से अभी जो लोकल हिस्ट्री की जो बात हो रही थी, जैसे डॉक्टर सारिका सिंह या सुरेश मीना, इस तरह से उन्होंने लोकल हिस्ट्री और अनसंग ये जो काम चल रहे हैं, लेकिन किस तरह से राष्ट्रीय संघर्ष था और इसमें बढ़ चढ़ के तमाम लोग हिस्सेदारी कर रहे थे। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हमें अपने तथ्यों को, अपनी भावनाओं को किनारे रखना पड़ेगा कि ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने इतिहास की किसी घटना को वो अपने से हो गया। आप इतिहासकार हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर यदि आप देखेंगे तो इतिहास की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। लेकिन इतिहास के साथ यही हो रहा है कि हम इतिहास को इतिहासकार की दृष्टि से नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्यों की दृष्टि से या साक्ष्य की दृष्टि से देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम देखने की दृष्टि क्या कर रहे हैं, हम अपनी भावनाओं के हिसाब से देख रहे हैं। हमें जो अच्छा लग रहा है उसको वाह वाह कर रहे हैं और जो बुरा लग रहा है उसे उसको देख ही नहीं रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इन चीजों से हमें थोड़ा सा जब बच के देखेंगे कि यानी जो एक पूर्वाग्रह है जिसे हम कह सकते हैं, बायसनेस जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखने के, उससे बचना पड़ेगा। हमें साक्ष्यों को ज्यादा से ज्यादा लाना पड़ेगा ताकि हम इतिहास की वस्तुनिष्ठता को ले आ पाए। इस दृष्टि से जब हम 1857 की घटनाक्रम को देखेंगे या उस क्रांति के स्वरूप को देखेंगे तो आपको एकदम ये लगेगा कि ये 1857 की जो क्रांति है ये राष्ट्रीय संघर्ष की शुरुआत है। यहाँ से आप वो नहीं कर सकते कि, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि एक साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में, चाहे मेरठ के सैनिक हों, चाहे लक्ष्मीबाई हो ग्वालियर में, या तात्या टोपे कानपुर में, नाना साहब हो दिल्ली में, सभी लोग मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं। उस रूप से जब हम देखें तब ये समझ में आएगा कि इससे पहले क्या हो रहा था कि यदि कहीं कोई संघर्ष हो रहा था तो वहीं के लोग उसमें शामिल हो रहे थे, वहीं के नवाब उनसे लड़ रहे थे। ये बात
सच है कि बहुत सारे हमारे अपने जो राजे रजवाड़े थे, जैसे सिंधिया फैमिली के बारे में वो आता है, लॉर्ड कैनिंग का वो तो वक्तव्य भी है कि यदि जो है कि सिंधिया फैमिली वोट नहीं करती तो हमें सच है। लेकिन शुरुआत इसी 1857 की क्रांति से होती है। और वो कि भारत में जो राष्ट्रीय भावना है, जो राष्ट्र की जो परिकल्पना है और जो कल्पना है, वो यहाँ से मूर्त रूप लेना शुरू की। ऐसा नहीं है कि इसके पहले राष्ट्रीय कल्पना नहीं, ये सब चीज है, लेकिन यहाँ से अब लोगों को जुड़ना शुरू करेंगे कि नहीं, हमारी समस्या ये, मतलब हमारा दुश्मन एक है और उसका निपटारा हमें एक साथ मिलकर करना होगा। और अंग्रेजों ने उसी चीज को करने के लिए, जो आप देखोगे कि पुष्टिकरण एफिसमेंट की जो थ्योरी उनकी आएगी, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी आएगी, एक्चुअली उसी एकजुटता, उसी राष्ट्रीय भावना के तहत जो सभी लोग एकजुट हो रहे थे, उसी के तहत वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। और उसको साफ तौर पे आप देखोगे कि जो है 1857 की क्रांति के बाद जो जिस तरह के परिवर्तन होंगे, प्रशासनिक और राजनीतिक जो परिवर्तन होंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगे कि तो उसमें दोषी मानेंगे मुसलमान को कि ये 1857 की क्रांति में इन्होंने बहुत तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो इसलिए जिम्मेदारी वो कर देंगे कि ये मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन दोबारा क्या होगा कि लेकिन जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होगी, उनका अप्रोच चेंज हो जाएगा। और वो अप्रोच आएगा किस पे, वो कहेंगे कि ये अब हिंदू जो है इनके खिलाफ है। तो वो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, आप देखोगे कि 1857 की क्रांति के बाद खास तौर से दिखाई पड़ेगी। तो मेरी दृष्टि में यदि मैं ये देखूं, मैं जो देख पाता हूँ, जो समझ पाता हूँ, 1857 की क्रांति को मैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती बिंदु के तौर पे देखता हूँ, जहाँ पे लोगों ने एक राष्ट्र, एक साझी विरासत के प्रति आस्था हुई। और फिर लोगों ने ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन समझा, मतलब उनको ये समझा कि ये हमारे लिए हानिकारक, मतलब ये हमें आपस में बांट के ही हम पे शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने शुरू से ये करा हुआ था और फिर धीरे धीरे लोग एकजुट होने लगे। जो आप खासतौर से इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वो लोग निभाएंगे तो हमारा शिक्षित वर्ग था। आप शिक्षित वर्ग से जो देखें 1857 की क्रांति में वो विद्रोहियों के साथ नहीं है, लेकिन वही 2 साल के बाद 1859 में जब नील विद्रोह शुरू होगा तो वो हो जाएगा। लगेगा कि नहीं अंग्रेजों के साथ। टाइम काफी हो गया सर। हाँ, ओके। हाँ बस इतनी थी। तो उसमें आप ये देखेंगे कि फिर जिस तरह से हमारे जो शिक्षित वर्ग थे वो फिर एक साथ आएंगे और वो बढ़ा चढ़ा के जो अलग अलग साहित्य की रचना या अलग अलग जो संगठन बनने लगेंगे, उसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को लामबंद करके और उनकी नीतियों के जो चाहे आर्थिक नीति हो, राजनीतिक नीति हो, राजनीतिक और प्रशासनिक जो नीतियां थी, उनका उन्होंने किस तरह से वो भारतीयों के लिए अहितकारी हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। और फिर धीरे धीरे लोग एकजुट हुए और फिर आप इसको अलग तरीके से जब देखें तो अगले जो है 60-70 साल में आप आजादी के संघर्ष में जाएंगे। और फिर आप हमारे अलग अलग तरीके, जो ऐसा नहीं रहा कि हमने एक ही आजादी के संघर्ष में सिर्फ एक ही तरीके को अपनाया, हमने हिंसक गतिविधियां भी की, हमारे क्रांतिकारियों ने अपना योगदान उनका रहा कि उन्होंने उसको भी देखा कि हम हिंसक गतिविधियां करके भी और फिर अहिंसा। तो चलिए इन्हीं सब चीजों के साथ में अपनी सब वाणी को विराम दूंगा और अमर सिंह कॉलेज परिवार को और राम जी को विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सभी लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ओवर टू यू राम। क्या हमारे वर्चुअल, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया। इसी के साथ हमारे पास थोड़ा सा समय बच रहा है तो हम वर्चुअल मोड में एक पेपर प्रेजेंटर थे डॉक्टर अनीता राम जसपास कॉलेज से, क्या वो ऑनलाइन अवेलेबल है अभी? अच्छा ठीक है, अभी वो नहीं है, कोई बात नहीं है। अब हम अपने समापन सत्र के उद्घाटन की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेश गर्ग, महाविद्यालय के प्राचार्य,
प्रोफेसर राजेंद्र कुमार और डॉक्टर सुनीता श्रोही मैम से निवेदन करेंगे कि वो दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम के समापन सत्र की शुरुआत करें। इसी क्रम में हम अपने अतिथियों का स्वागत गान कर स्वागत करते हैं। स्वागत गीत वाले सभी छात्र आ जाएं। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, सारे गा मग मगरे मग मगरे नी सारे गर गर सा गर गर सा, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है, आप आए अतिथियों के सरताज है, देवों की भांति पूजन करें आज हम, देवों की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, सारे गा मग मगरे मग मगरे नी सारे गर गर सा गर गर सा, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, सारे गा मग मगरे नी सारे गर गर सा गर गर सा। धन्यवाद।
इसी क्रम में हम अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राजेंद्र कुमार से निवेदन करेंगे कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनीता सिरोही को हरित पहल दे करके हमारे महाविद्यालय से जोड़ेंगे। अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह डॉक्टर सुनीता सिरोही मैम का ले आए। हाँ इसी क्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि का हम स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मान करने का अनुरोध करते हैं सर से, प्रोफेसर राजेश गर्ग से। मैं समझ रहा हूँ समय हमें कह रहा है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। इसी क्रम में हम आज के अपने विशिष्ट अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता सिरोही मैम को आमंत्रित करते हैं कि वो हम सभी के बीच 1857 पर अपने विचार साझा करें। डॉक्टर सुनीता सिरोही। सबसे पहले मैं डॉक्टर रामजी द्विवेदी जी और उनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम को बधाई देना चाहूंगी कि जिन्होंने 1857 की क्रांति पर इतने अच्छे एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमें तथा जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं उसको इस क्रांति के विषय में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसको जानने का मौका मिला। विभिन्न अकेडमिशियंस ने यहाँ पे आकर इस क्रांति के बारे में बहुत कुछ ऐसे तथ्यों से हमें अवगत कराया जिसके बारे में हम अनजान थे। तो इस सर ये आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करके एंड यू वी फील वेरी मच प्रिविलेज्ड टू गेट एनलाइटेंड ऑन दिस टॉपिक। फिर मैं अपने जो अतिथिगण जो मेरे फेलो एकेडमिशियंस यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने they enlightened us on this important topic of our Indian history। हालांकि आज का जो ये सेमिनार जो है ये 1857 की क्रांति पर ऑर्गेनाइज किया गया, इस थीम पर ऑर्गेनाइज किया गया है। मेरा जो थीम है तो रिवॉल्यूशनरीज पर, लेकिन 1857 की क्रांति पर नहीं है, क्योंकि काफी इस पर जो है चर्चा हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट कोई थीम लेके बच्चों को थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दें। बेटा आपको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बोलूं जिससे आप लोग उसको प्रॉपर समझ सकें। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में जो हमारी जो लीडरशिप जो थी, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉपिक बता दूं आपको बेटा। मैं आपको जो मेरा टॉपिक है इसमें है रिविजिटिंग इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट
with special reference to Jatindranath Mukherjee. After independence, the leadership of our country passed into the hands of International Congress. And in the mainstream of the historical narratives, it is mainly Mahatma Gandhi and the International Congress find the centerpiece. And the role of other movements, especially the revolutionary movement, has been marginalized, and they have not been accorded the due position. The revolutions have not been accorded the due positions that they deserve. So it is almost, we can say, the main stream history is a one-sided history that has been that has come to us. So this talk that I'm delivering today is an attempt to balance this historical narrative, and in this I'm especially going to focus upon a very prominent Indian revolutionary, that is Jatindranath Mukherjee. It is an irony in history that the supreme sacrifices made by Jatindranath Mukherjee, known as Bagha Jatin, as is popularly known, is little known outside Bengal and Odisha, although there are a large number of documented historical records in this regard. Jatindranath Mukherjee इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1947 से पहले वो पहले रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने उस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें इन्होंने विदेशों में जो ओवरसीज इंडियन रिवॉल्यूशनरीज जो हमारे काम कर रहे थे, यूएस में, यूके में, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, उसके अलावा थाईलैंड देखें, तो मलेशिया देखें, हांगकांग, सिंगापुर, तो इसमें क्या था कि एक नेक्सस डेवलप हो गया था इन ओवरसीज इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, यानी प्रवासी जो भारतीय हमारे क्रांतिकारी जो थे, जो विदेशों में काम कर रहे थे, और जो हमारे क्रांतिकारी जो कि भारत में काम कर रहे थे, तो उनके बीच में एक नेक्सस, एक जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, एक डेवलप हो गया था। तो ये पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में एक आर्म्ड, जिसे कहते हैं रिसरेक्शन को करने में इन विदेशी क्रांतिकारियों की मदद ली थी, उनके कोऑर्डिनेशन से काम जो था उन्होंने करने की कोशिश की थी। उसके बाद में दूसरे ऐसे जो इसे कहते हैं कि प्रिकर्सर थे, बाद में हम देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो थे उन्होंने भी जापान की मदद से, और पहले जर्मनी की भी हेल्प लेने की कोशिश की थी, और फिर जापान से हेल्प लेकर उन्होंने भी जो था विदेशों से हेल्प लेकर भारत में जो था इंडियन नेशनल आर्मी के माध्यम से एक जिसे कह सकते हैं कि एक जो कहते हैं कि इंसुरेक्शन जिसे कहते हैं कि उसको यहाँ पे इन्होंने कोशिश की थी, और जिसने कि हमारी जो लेटेस्ट जो हम देखते हैं हिस्टोरिकल जो नैरेटिव है उसके अकॉर्डिंग आया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था इन ब्रिंगिंग अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ अवर कंट्री। अब ये बाघा जतिन थे कौन? ये जो था, इनका जन्म जो था 1879 में, ये जो अनडिवाइडेड बंगाल जिस उसमें एक गांव है कोया, और वो कोया जो था वो कोसीता डिस्ट्रिक्ट था जो कि अब बांग्लादेश में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने जो था कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया वहां पे, और यहाँ पर इनको जो है जब ये इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की 1904 में, जब ये दार्जिलिंग में वर्क कर रहे थे, तो वहां पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि इनके एक जो फ्रेंड थे उनको, उनके ऊपर एक टाइगर ने अटैक किया, एंड उसने जो थे अपने, इन्होंने डैगर से उस टाइगर को, दैट ही किल्ड द टाइगर विद हिज डैगर, और इनको तब जो था ये जो उपाधि जो है बाघा जतिन का जो था, इनको वो उस नाम से ये पुकारे जाने लगे। यहाँ पे अरविंदो घोष और स्वामी विवेकानंद, उनके जो आइडियाज और जो उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी जो थी उससे बहुत प्रभावित थे। इन्होंने जो थे, इनकी वजह से, अरविंदो घोष और विवेकानंद जी की वजह से जो भारत में जो कहते हैं कि जो मिलिटेंट नेशनलिज्म की जो फीलिंग जो थी, इट वाज ये पूरे ऑलमोस्ट कहते हैं कि इट इंस्पायर्ड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री, और बाघा जतिन जो थे वो भी इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे।
ये कहा था कि विवेकानंद जी की जो शिष्य जो थी सिस्टर निवेदिता, उन्होंने इनको अरबिंदो घोष से मुलाकात कराई थी और अरबिंदो घोष ने इनको अपना एक राइट हैंड मैन कहा गया था। अब इनके बारे में ये बताते हैं कि जब इन्होंने ये हालांकि एक गवर्नमेंट सर्विस में थे, ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे टू द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, वहां पे शॉर्ट हैंड क्लर्क थे, और गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी इनका जो था माइंडसेट जो था वो इन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की तरफ को इनका झुकाव था। और क्योंकि अब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को करने के लिए इनको पैसे की जरूरत थी, तो इसलिए जो था इनका नाम कई सारी जो मर्डर्स और डेकॉइटीज में इनका नाम आया। एक कमेटी है, सेडिशन कमेटी रिपोर्ट है 1918 की, जिसको रॉलेट कमेटी रिपोर्ट भी कहते हैं 1918 की, जिसको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्पेशली बनाया था कि इन रिवॉल्यूशनरीज का जो मूवमेंट जो थी, रिवॉल्यूशन मूवमेंट, उसका नेचर, उसका एक्सटेंट और रिवॉल्यूशनरीज की एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। उस कमेटी ने बताया कि कुछ जो प्रोमिनेंट डेकॉइटीज जो थी और मर्डर्स में इनका हाथ था, इनका ही वाज द मास्टरमाइंड ऑफ दैट। तो उसमें एक थी द गार्डन रीच, जो थी वो डेकॉइटी थी यहाँ पे। और इसमें क्या था, इन्होंने रिपोर्ट में इसने बताया है, जो सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट है, कि जो गार्डन रीच जो डेकॉइटी जो थी ये 12 फरवरी 1915 में की गई थी, जिसमें कि क्या था कि जो एक कंपनी थी बर्ड एंड कंपनी, उसका जो सर्वेंट जो था वो वीकली कलेक्शन 20,000 रुपीज से करके जो चार्टर्ड बैंक था कैलकाटा का, वहां से जाके वो कंपनी के उसमें डिपॉजिट कर रहा था। तो रास्ते में जो था उससे उसको लूट लिया गया, वहां पे पैसे लूट लिए गए। उसके बाद में ये बताया गया कि इसी कमेटी के एक रिपोर्ट में इसके अकॉर्डिंग एक और चीज ये कही गई है कि इसके बाद में इन्होंने एक और राइस मर्चेंट थे कैलकाटा के, उसके कैशियर से भी जो थे इन्होंने 20,000 रुपीज एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा इसमें भी जो नाम आया था रिपोर्ट में, जो निकल के आया था, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि उसमें भी जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो मास्टरमाइंड था इस डिपॉर्टी का, वो भी जतेंद्रनाथ मुखर्जी को ही इन्होंने नेम किया उसमें। उसके बाद में इस कमेटी की रिपोर्ट में एक और बात कही गई है कि उसके बाद में कि एक और इंसिडेंट बताया गया कि इस डेकॉइटी के बाद में जो राइस मिल के जो मर्चेंट के सर्वेंट्स कैशियर साथ हुई थी, उसके बाद में 4 दिन बाद जो कॉर्नवालिस स्ट्रीट जो थी कैलकाटा, वहां पे इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र मुखर्जी जो थे वो बता रहे थे, वो अपने ऑर्डरली के साथ में ड्यूटी पे थे, क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एक इवेंट होने वाला था और वहां पर जो थे वाइस रॉय उसको अटेंड करने वाले थे। तो ही वाज देयर टू मेक द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। तो वहां पर उन्होंने एक अनार्किस्ट को देखा जो कि भगौड़ा था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। तो जब उन्होंने उसके पास जाके उसको पकड़ने की कोशिश की तो ही फायर्ड एट हिम, और इसमें जो थे वो जो पुलिस जो इंस्पेक्टर थे और उनको ऑर्डरली जो था ही वाज किल्ड ऑन द स्पॉट यहाँ पे। और इसमें भी यही निकल के आया था कि इट वाज एविडेंस पॉइंटेड आउट दैट दिस प्लॉट वाज आल्सो मास्टरमाइंडेड बाय जतेंद्रनाथ मुखर्जी। अब इसमें क्या हुआ कि ये जब इवेंट्स जब हो रहे थे तो उस वक्त इंटरनेशनल कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो उसका शुरुआत होने वाली थी वहां पे। तो इससे क्या हुआ कि जो ओवरसीज इंडियन रिवॉल्यूशनरीज जो थे उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने इंडियन रिवॉल्यूशनरी के साथ में कोलैबोरेट करके इंडिया में आर्मी को इंस्टिगेट करके एक आर्म्ड जो कह सकते हैं कि इंसुरेक्शन जो है, रिवोल्ट जो कह सकते हैं, उसको कराया वहां पे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो एक रिवॉल्यूशनरी प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरी एम.एन. रॉय, जो उसको इसलिए फेमस है क्योंकि उनका जो है वो ही वाज एसोसिएटेड विद द कॉमिंटन, जो इंटरनेशनल जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था उसके साथ में जो थे वो जुड़े हुए थे। तो वो वहां से उनके पास में खबर आई वहां पे कि बर्लिन जो जो इंडिपेंडेंस कमेटी जो थी, जो कि रिवॉल्यूशनरीज की जो 1915 बनी थी बर्लिन में, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी यानी बर्लिन इंडिपेंडेंस कमेटी थी। तो उन्होंने वहां पे खबर भिजवाई कि उन्होंने जर्मनी के गवर्नमेंट के साथ में जो है कोलैबोरेट कर लिया है और गवर्नमेंट ने उनको प्रॉमिस किया है कि वो उनको रिवॉल्यूशनरीज को आर्म्स से, मनी से, सबसे वो हेल्प करेगी। सो दिस बूस्टेड द मोरल ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज वर्किंग इन इंडिया, क्योंकि उनको इनकी आर्म्स की और पैसे की सख्त जरूरत थी। इसके लिए अप्रैल 1915 में जो थे एम.एन. रॉय वो गए थे इंडोनेशिया में, बटावे नामक जगह है जहाँ, वहां पे गए। वहां पे उनको जर्मन कॉन्सुल से मुलाकात हुई। उन्होंने उसको एक और पर्सन जो थे थियोडर हैल्फिश से उसको मिलाया और उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि एक शिप आएगा जिसका नाम था मैवरिक, और वो मैक्सिको के वेस्ट कोस्ट से चल के आएगा और आके वो कराची के लिए आएगा और वहां से आपको आर्म्स कलेक्ट करने हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि नहीं, वो कराची की जगह पे आप उसको ना सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल में वहां भेजिएगा, क्योंकि वो एक तो आइसोलेटेड स्पॉट है रायमंगल नामक जगह पे,
और वहां से जो है कि वहां पे उनको उसको आर्म्स को कलेक्ट करना इजी हो जाएगा वहां पे पुलिस की नजरों से, गवर्नमेंट के स्पाइस की पुलिस नजरों से बचकर। उसमें कहा गया था कि इसमें करीब 30,000 जो है राइफल्स होंगी, और हर एक राइफल के साथ में 400 कार्ट्रिजेस होंगी, और साथ में 2 लाख का कैश होगा वहाँ पे। तो ये उनको जो था इस तरीके के उनको प्रॉमिस किया गया वहाँ पे। उसके बाद में फिर वो एम एन रॉय वहां से आए और प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिया में आ गए जून में। उधर क्या हुआ कि ये जो थे जतिन नाथ मुखर्जी जो थे, जब इनको, क्योंकि इनका जो गार्डन रीच डेकॉइटी में इनका नाम आ चुका था, तो उनको खतरा था कि भाई पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, तो वहां से निकलकर जो थे उड़ीसा बालासोर में वहां पे चले गए वहां पे। और वहां पे जाके उनके एक पहले से फ्रेंड थे शैलेश्वर दत्त, उन्होंने वहां पे एक ना एक छदम एक कंपनी जो थी खोली थी, जिसका नाम था, शायद अभी देख के आपको मैं, यूनिवर्सल एम्पोरियम, ये बालासोर में खोला हुआ था। और कहने को तो ये एक साइकिल रिपेयर का काम करते थे और इसमें ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स बेचते थे, लेकिन एक्चुअली में जो था दिस वाज अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे। और इसका कैलकाटा में एक और जो कंपनी जो थी, जिसका एक कंपनी थी, उस साथ में इसका कोलैबोरेशन था वहाँ पे। तो अब जब ये पहुंचे एम एन रॉय मद्रास पहुंच गए, तो उनसे एक गलती हो गई कि इन्होंने क्या किया कि टेलीग्राम कर दिया उसको, शैलेश्वर दत्त को, कि मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ और मैं जल्दी बालासोर आके किसी से मिलूंगा। तो वो टेलीग्राम जो था पुलिस के हाथ लग गया, उन्हें पता चल गया उस चीज का। वो तुरंत वहां पहुंचे बालासोर में, जाके शैलेश्वर दत्त को छापा मारा उस यूनिवर्सल एम्पोरियम पे। शैलेश्वर दत्त, ये सब चीज सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट में है, ठीक है ना, जैसे रोलाट कमेटी रिपोर्ट 1918 उसमें सब दिया हुआ है इसके अंदर। तो छापा मारा, तो उसको जो पकड़ा तो उसको कहा गया कि आप जो है उसका सारा जो था उसके कन्फेस करा है उससे। तो उसने बता दिया कि जो ये जो है जतिन राम मुखर्जी जो है यहाँ से बालासोर से भी जाकर, और सुंदरबंस में एक वहाँ जगह है कपटी पहाड़, वहां पे चले गए हैं और कई सारे रिवॉल्यूशनरी साथ में है। तो पुलिस ट्रेस करते करते वहां पहुंची, तो वहां जाके मालूम चला कि हाँ थे कुछ जंगल में कुछ बंगाली रिवॉल्यूशनरी जो यूथ जो थे वो थे घर में, लेकिन वहां से चले गए। पुलिस कैप ट्रैकिंग देम। अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन्होंने, पुलिस ने पूरे उस एरिया को कॉर्डन कर दिया, क्योंकि जहां पे उस घर में जब वो पुलिस गई तो वहां पे गलती से उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स, वो तो चले गए रिवॉल्यूशन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हाथ लग गए, जिसमें कि एक तो मैवरिक शिप का प्लान था, वो लापरवाही से रह गया होगा। दूसरा क्या था कि कुछ पेड़ जो थे वहां पे बुलेट्स के निशान थे, तो उनको समझ में आ गया था दैट दे हैव फायर आर्म्स। तो वो उनको पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया, और वो अल्टीमेटली भागते भागते 3-4 दिन जब भागते भागते वो थक गए रिवॉल्यूशनरीज, तो उन्होंने एक जगह पे आके सोचा, नो इट्स टाइम दैट वी शुड एंगेज इन फाइट। अब उसके अलावा उनको कोई ऑप्शन नहीं था। और एक 75 मिनट्स का एक गन फाइट हुई, एंड विच वाज कंप्लीटली ऑलमोस्ट कहते हैं कि एक वन साइडेड थी, क्योंकि वो तो 5 रिवॉल्यूशनरीज थे और यहाँ पे पूरी पुलिस की फोर्स थी, और विद लेस्ड विद द लेटेस्ट आर्म्स एंड एम्युनिशन, उनके पास मौजर पिस्टल थी। तो अल्टीमेटली बहुत सारे एसोसिएट्स जो थे वो मारे गए, कुछ पकड़े गए, जिन्हें बाद में फांसी हुई। जतिन नाथ मुखर्जी वाज wounded, grievously wounded, and he was taken to a hospital in Balasore where he later died. अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है यहाँ पे? क्योंकि पहली बार तो ये था कि ये पहला रिवॉल्यूशन के बारे में कहा गया कि ये इतने जीनियस थे कि इनके बारे में इन्होंने जो जो जब इनका ट्रायल हुआ, तो जो प्रोसिक्यूटिंग जो लॉयर जो था, उनके ये वर्ड्स थे उसमें, ये डॉक्यूमेंटेड है इसमें, कि ही वाज अ मैन for whom I can say that wherever he will live, he will lead the world. He was such a great leader. He had the power to mobilize the youth behind him. ठीक है ना? So he was especially dangerous. दूसरी चीज ये कहते हैं कि ये भी इन्होंने बाद में कहा कि he was the first Indian revolutionary to die with the arm in his hand. तो हम देखते हैं कि इतना एक इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशनरी है जो, उसके बारे में इतने रिकॉर्ड होने के बावजूद, डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, आप होम ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट है उसके फाइल्स देखिए, सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट्स वगैरह देखिए सब, तो यू विल फाइंड एम्पल documented record about him, but the problem is that they have not been explored. Nobody has ever tried seriously to bring the contribution of these great revolutionaries, especially Jatin Ram Mukherjee, to the fore, जिससे कि जो हमारे जो lopsided जो एक historical narrative, जो एक main stream historical narrative जो lopsided, one sided जो है, उसको बैलेंस किया जा सके। तो मैं तो अपने बच्चों को यही मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप जब भी रिसर्च करें, तो आप, मैं उसमें से, अगर आप में से 100 में से अगर 4 बच्चे भी रिवॉल्यूशनरीज पे वर्क करेंगे, तो दैट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, जिस कहते हैं कि एक अनबायस्ड हिस्ट्री।
थैंक यू। हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं और इस समापन में आज समापन सत्र के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेश गर्ग डीएवी पीजी कॉलेज बुलंदशहर से हैं। हम अपने आज के मुख्य अतिथि को मंच सौंपते हैं। सर, मंच आपके हवाले। प्रोफेसर राजेश गर्ग। हाँ सर, कनेक्ट हाँ कियान में सर, ये कैमरा कियान में कियान में इसमें लगा दीजिए। कियान किसको हैंडल करना था? पेन ड्राइव लगानी है इसमें। हाँ हाँ सर, कुछ ये कर लेंगे सर। ये ऊपर पेन ड्राइव लगी थी। हाँ लाइए सर। अब इसको, हाँ उसको हाँ सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे। माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर आसीन परम आदरणीय महाविद्यालय के, प्रतिष्ठित महाविद्यालय के प्राचार्य जी, जिनके मार्गदर्शन में महाविद्यालय नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता मैम, हमारे अतिथिगण और सभागार में उपस्थित इंग्लिश विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या पाठक जी, डॉक्टर साहब दिल्ली से पधारे हैं, हमारे प्रोफेसर गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। आज 10 मई 1857 की क्रांति की बात हो रही है और इतने प्रतिष्ठित महाविद्यालय के इतने प्रतिष्ठित सभागार में आप सब यहाँ उपस्थित हैं। आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी 2 बात कहूं, इसके लिए आपका आभार। समय बहुत हो चुका है, समय ज्यादा नहीं लूंगा और इसीलिए थोड़ी सी स्लाइड्स है मेरी, उसमें से कुछ कम कर दूंगा और मुख्य बात आपसे बात करूंगा कि 1857 की जो लड़ाई है, जो क्रांति है, उसके बारे में अभी तक मेरे जो पूर्व वक्ता रहे, ज्ञानवान उनके जो वक्तव्य रहे, उसमें आपने सब जानकारी की। लेकिन हमारे परिवेश में बुलंदशहर जनपद के निवासी होने के कारण हमारे बुलंदशहर में क्या प्रगति हुई, इसके बारे में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। तो जो विषय है, बुलंदशहर जनपद में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसमें नहीं शो कर रहा है वो, इसमें अच्छा कोई बात नहीं, तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक, हाँ वो तुम्हें ठीक है ठीक है। हम सब जानते हैं कि स्मिथ और जो दूसरे जो राइटर्स थे, उन्होंने इसको केवल एक कुछ सिपाहियों का विद्रोह कहा, लेकिन वीर सावरकर ने इसको कहा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। कार्ल मार्क्स ने कहा, अपने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून 1857 में पब्लिश हुआ, कार्ल मार्क्स ने भी इसको द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा। तो यानी कि इसकी जो स्वीकार्यता है केवल भारत में ही नहीं थी, विदेशों में भी थी। और उस समय के जितने प्रसिद्ध अखबार हैं दुनिया भर के, चाहे इटली के हों, चाहे वो इंग्लैंड के हों, चाहे अमेरिका में हों, चाहे जर्मनी में हों, चाहे फ्रांस में हों, सब जगह इसके बारे में मुख्य रूप से छापा गया। कोई सा एक आयाम नहीं था जिसमें इन लोगों ने भाग ना लिया हो, चाहे वो
सिपाही रहे हों, चाहे वो रजवाड़े रहे हों, चाहे वो मजदूर रहे हों, चाहे वो महिलाएं रही हों, चाहे वो किसान रहे हों, केवल दो बात से इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि बुलंदशहर से लेकर सहारनपुर तक लगभग 150 महिलाओं को, मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, अपने परिवेश की, अपने पुरखों की बात कर रहा हूं, लगभग 150 महिलाओं को अंग्रेजों ने फांसी दी। इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें सहभागिता की थी। तो ये जो संघर्ष है, ये एक विश्वव्यापी इसका प्रभाव था, और जितनी इसमें जितने बलिदान हुए, जितनी शहादतें हुई, दुनिया की किसी क्रांति में नहीं, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, अमेरिका की क्रांति हो, रूस की क्रांति। 1.5 लाख लोग केवल अवध में शहीद हुए, जिसमें से 1 लाख लोग सामान्य जन थे। लाखों लोग, कोई गिनती नहीं है इसकी, इतनी बड़ी शहादत इस काल में हुई। लेकिन अगर उससे पहले की हम बात करें बुलंदशहर जनपद की, तो बुलंदशहर जनपद में अंग्रेजों के आने से पहले जो लोग रहते थे, आपस में भाईचारे के साथ रह रहे थे, पंथ धर्म सब लोग मिलजुल कर रह रहे थे। हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पर जो कृषि थी, कृषि की स्थिति, चूंकि एग्रीकल्चर स्कूल है, ये कॉलेज है, तो बाग लगाने पर कोई कर नहीं है, चरी और जो पशुपालन के लिए जो चारागाह है उस पर कोई कर नहीं है, जो जो ग्राम पंचायतें हैं उसी में आपका निर्णय हो जा रहे हैं, है ना, कोई लगान कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, सामूहिक रूप से गांवों का निवास हो रहा है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो सबसे बड़ी बात यह हुई कि लगान जो पहले उपज पर लगता था वो भूमि पर लगने लगा। बुलंदशहर की जो खासियत है, यहाँ पर नील की खेती और हाथ के बुने कपड़ों का बड़ा काम था, और इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिश एजेंट भी नियुक्त थे, और वो लोग यहाँ पर शोषण करते थे। तो यहाँ की जनता में भी, सारे वर्गों में भी बड़ा आक्रोश था उसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति। जब फिरंगी आए तो उन्होंने सारे अधिकार ग्राम पंचायतों के छीन लिए, न्याय के अधिकार छीन लिए, ज्यादा टैक्स लगाए, और हम जानते हैं इस बात को कि जो पंचायत के जो कानून था, जो न्याय था, वो कोर्ट कचहरी में होने लगा। लेकिन जनपद में जो क्रांति हुई, और जगहों की तरह यहाँ पर भी फूल और रोटी आई। बस एक बात याद रखना, गांवों में रोटी जाती थी, छावनियों में कमल का फूल जाता था। एक गांव से रोटी अगले गांव में जाती थी रात रात में, तो ये माना जाता था कि पहले गांव में क्रांति की स्वीकार्यता हो गई है। एक छावनी से दूसरी छावनी में कमल का फूल जाता था, समझ लो कि एक उस छावनी ने कहीं ना कहीं उस क्रांति की चेतना को स्वीकार कर लिया। बुलंदशहर में जिस समय क्रांति हुई उस समय लगभग 7 बड़े अंग्रेज अधिकारी थे, जो कलेक्टर थे, यहाँ पे साप्टे थे, और लेफ्टिनेंट रोज, टर्नबुल, मेलीबिली, लॉयल, नाइट, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। सबसे बड़ी बात जो थी 1857 की क्रांति की बुलंदशहर के संदर्भ में, कि जो मालागढ़ का किला था, लगभग 4 महीने तक ये जो क्षेत्र है पूरा बुलंदशहर से लेकर और अलीगढ़ तक का, ये लगभग स्वतंत्र रहा। 4 महीने तक यहाँ पर स्वतंत्र सरकार का गठन रहा, और इसके जो नवाब वलीदाद खां थे उनके अंतर्गत ये सब हुआ था। इसमें एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये जो पहले जो नवाब वलीदाद खां थे बुलंदशहर के, वो अंग्रेज विरोधी नहीं थे। उन्होंने जब क्रांति से हुई तो 8 जून 1857 को नवाब ने कलेक्टर साप्टे साहब को एक पत्र लिखा। क्या लिखा कि आपने एक कलेक्टर साप्टे ने उनको एक पत्र दिया था अविश्वास, उसका जवाब उन्होंने लिखा था। ये बेसिकली उन्होंने लिखा कि आपने कहा कि बराल, ये जो बराल है आप लोगों ने देखा होगा, मेरठ रास्ते पे है, बराल मौजा पर एक क्रांतिकारियों की एक फौज आपने खड़ी कर रखी है, और जो कि नवाब साहब के इशारे का इंतजार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो आपको फांसी दे दी जाएगी और आपकी सारी संपत्ति छीन ली जाएगी। इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है, आपके कहने से सिकंदराबाद के बलवे को दबाने के लिए मैंने अपने 50 घुड़सवार और पैदल सैनिक भेजे थे, 2 तोपखाने भेजे थे, 12 ऊंट भेजे थे,
लेकिन उसमें से जो मेरे लोग मरे और जो मेरा तोप खाना था वो मुझे अभी तक लौटाया भी नहीं गया। मैं तो हमेशा से सहयोग करता आया हूं, तब फिर ये क्या विषय। लेकिन वो अविश्वास बना रहा और धीरे धीरे स्थिति ये भी आई कि मालागढ़ में उनको स्वतंत्र सरकार बनाने की स्थितियां उत्पन्न हो गई। जब ये अविश्वास बन रहा था तो नवाब साहब ने, जो दिल्ली के बादशाह थे उस समय के, बहादुर शाह जफर, उनके भांजे थे नवाब वलीदाद खान, बुलंदशहर के जो मालागढ़ के नवाब थे। उन्होंने 4 पत्र उनको सहायता के लिए लिखे, 15 जून को, 19 जून को, 20 जून को और 22 जून को। वो लिखते हैं कि बरेली में जो क्रांतिकारियों की जो फौज है उसका एक टुकड़ा मुझे बुलंदशहर की इस स्थिति को संभालने के लिए भेज दीजिए, ताकि मैं यहां पर व्यवस्थाएं स्थापित करके लगान एकत्र करके दिल्ली भेज सकूं, जिससे दिल्ली में जो क्रांति चल रही है उसको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन हम जानते हैं कि वहां तक कोई जवाब उनको नहीं मिला, कोई सहायता उनको नहीं मिली। लेकिन इस बीच में एक परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्या हुआ कि जो अलीगढ़ से क्रांतिकारी दिल्ली जा रहे थे वो बुलंदशहर आ गए 10 जून। ये थोड़ा बड़ा वैसा आ रहा है, 10 जून की तारीख है ये। और इस स्थिति में कलेक्टर साप्टे जो हैं वो बुलंदशहर छोड़कर सारे अधिकारी यहां से भाग गए। अब देखिए स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि बुलंदशहर, अलीगढ़ से लेकर बुलंदशहर तक कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई अंग्रेज व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जो बुलंदशहर के भी जो अधिकारी थे वो भी छोड़ के चले। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो नवाब वलीदाद खान को बिना सहायता के ये लाभ मिल गया कि वो अलीगढ़ तक जाकर लगान वसूली कर सकें और अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें, और कुछ बच जाए तो वो दिल्ली ले दे। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए 1 अगस्त को 1857 को आगरा के किले से जो वहां के जो वो थे केल्विन साहब थे, उन्होंने जो मयूर, जो कमिश्नर थे मेरठ के, उनको पत्र लिखा कि वलीदाद जो है अलीगढ़ से लगान वसूल करना चाहते हैं और दिल्ली को लगान भेज देंगे, अगर उसका कुछ हिस्सा भेज देंगे तो दिल्ली में जो हम उस क्रांति को दबा रहे हैं वो क्रांति भड़क जाएगी। और बाद में 14 अगस्त को इसका कंफर्मेशन भी आ जाता है जब कर्नल ओब्रीन लिखते हैं, टेलीग्राफ संदेश भेजते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल इलाहाबाद को कि वलीदाद खान द्वारा अलीगढ़ से जो लगान वसूली हुई उस पर चिंता व्यक्त करते हैं। ऐसी परिस्थिति में, अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, जरा थोड़ा सा इसे शॉर्ट में कर दूंगा। ऐसी परिस्थिति में जब दिल्ली का पतन हो गया, दिल्ली पर अंग्रेजों का राज हो गया, तो सबसे पहले जो दिल्ली के पास के जो क्षेत्र थे जिनसे लगान वसूली या जहां से जो क्रांतिकारियों की जो सेनाएं जा रही थी उस पर रोक लगाना था, बुलंदशहर उसमें से भी पहला था। तो कर्नल ग्रिथेट को, 8वीं सेना के थे ये, एडवर्ड ग्रिथेट, इनको कहा गया कि बुलंदशहर पर अधिकार करो। और आप देखिए कि तोपखाना भी था और घुड़सवार सेना भी थी, बाला भी थे। लगभग 2790 सैनिकों का बुलंदशहर पर फौज यहाँ पर बुलंदशहर पर आई, जिसमें से 930 यूरोपीय थे और 1860 भारतीय सैनिक थे। 24 सितंबर को यहाँ पर भूड़ चौराहा, सबने देखा है भूड़ चौराहा? भूड़ चौराहे पर सबसे पहले फौज आकर रुकी। यहाँ पर पहले क्रांतिकारियों का एक रिसाला था, कुछ घुड़सवारों का। उनको पता चला कि जब ब्रिटिश भारत में यहाँ पर इधर आ रहे हैं तो ये छोड़कर चले गए, बुलंदशहर को छोड़ के चले गए, उस जगह को छोड़ के चले गए और वहां पर उन्होंने पहला डेरा जमाया। और जो बाउचर हैं, इन बाउचर को कुछ हथियारों के साथ छोड़कर जो कर्नल ग्रिथेट है ये आगे बढ़ आए। और जो कालेआम का चौराहा है, देखिए भूड़ चौराहे से जब कालेआम की तरफ आते हैं तो आप देखिए 2 रोड जाती हैं। एक रोड तो हमारे इस कॉलेज की तरफ को चलती है, शाना रोड को चलती है, और एक अंदर अंसारी रोड की तरफ चलती है, शहर की तरफ जाती है। इस जगह पर मोर्चा लगा रखा था क्रांतिकारियों ने। यहाँ पर उस समय पेड़ थे, आमों का बाग थे, कुछ झाड़ियां थी ऊंची ऊंची, तो यहीं पर इन्होंने रोका कि अंग्रेजों को यहाँ रोकना। इधर से कर्नल ग्रिथेट आए जिनके साथ रेमिंगटन और बाउचर तो वहीं रुक गए थे पहले, और बहुत सारे लोग जो बाकी सैनिक थे वो सब यहाँ पर आए। और इस तरह से कहा कि इन्होंने पहले आगे तो बीच में तो इन्होंने उसको तोपखाने को रखा, उस समय घुड़सवार तोपखाना भी था, और तोपखाने को रखा। और साइड से जो था, जो भाला सैनिक, भाला वाले और जो दूसरे वाले जो सैनिक थे, एक इधर से और इधर से, इस तरह से अटैक किया गया।
भयंकर लड़ाई हुई, 4 घंटे तक लड़ाई चली। और इस परिस्थिति में क्या हुआ कि जो जो क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी थे, उनकी मजबूरी क्या थी, ना तो वो ट्रेंड थे, ना वो प्रशिक्षित थे, ना उनके पास आधुनिक हथियार थे। परिणाम क्या हुआ कि बुरी तरह से वो हारे, उनको भागना पड़ा, कैद हुए, और लगभग 300 क्रांतिकारी शहीद हुए। जो डॉक्यूमेंट है उसमें अंग्रेजी सैनिकों जो हताहत हुए वो 41 हुए, और बुलंदशहर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके बाद कर्नल ग्रिथेड ने मालागढ़ के किले पर हमला किया, और जब जैसे ही नवाब वलीदाद खां को पता चला कि बुलंदशहर का पतन हो चुका है, वो किले छोड़कर भाग गए, छोड़ गए। और उसके बाद ग्रिथेड ने उसको तोपों से उड़ाया। अभी भी आप जाके देखिए, बड़ा कुछ नहीं है वहां पे, मिट्टी का ढेला रह गया है, बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया पूरी तरीके से। लेकिन इंजीनियर होम, जिसने जब दिल्ली जीता था अंग्रेजों ने सितंबर में, तो उस समय कश्मीरी गेट को उड़ाया था इस होम ने, लेकिन बुलंदशहर में मारा गया। यहाँ पर सुरंग लगाते समय लूटपाट हुई और बहुत ज्यादा कत्लेआम हुआ। कालेआम पर फांसी भी हुई, कत्लेआम हो गया था, देशभक्त बागी करार दिए गए, और जो देशद्रोही थे उनको इनाम मिली, जायदादें मिली, पेंशन मिली, जमींदारियां मिली, है ना। ये वाला विषय भी बहुत अलग से रिसर्च का है कि अराजकता का प्रभाव क्रांतिकारी हुआ। ये कि वैसे एक चर्चा की बात है कि जो अराजकता स्थापित हुई उसका एक फायदा कुछ अराजकतावादियों ने भी उठाया। ना अंग्रेजी शासन रहा, ना भारतीय शासन रहा, लूट खसोट और माल असबाब कितना लूटा गया, अपने भारतीयों ने भारतीयों का भी लूटा। तो ये भी एक थोड़ा सा क्रांतिकारी, हालांकि क्रांतिकारियों का रोल नहीं था, लेकिन क्रांतिकारियों की वजह से जो जो शासन नहीं रहा था उसकी कमी से ये सब हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं। एक बात और है इंपॉर्टेंट, कुछ प्रश्न जो रिसर्च के, यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं, कुछ प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, कुछ लोग आगे रिसर्च में जाएंगे, उस पर भी थोड़ा ध्यान करना कि क्रांति के बाद कुछ क्रांतिकारी नेताओं का क्या हुआ। जैसे वलीदाद खां चले गए, उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानकारी। जैसे कानपुर के जो नाना साहब थे वो कहाँ चले गए, कुछ जानकारी, पूरी रिसर्च नहीं है, पगी नेपाल चले गए, इस तरह की जानकारियां हैं, लेकिन पूरा रिसर्च इस पर अभी नहीं हुआ। क्रांतिकारी नेताओं का ज्यादातर का क्या हुआ, जो जिनको फांसी हुई, या तात्या टोपे, या जैसे रानी झांसी की रानी, उनके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, उनके बारे में हमें करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, महिलाओं का क्या योगदान था इसमें, इस पर भी बहुत जरूरी, इसमें रिसर्च की आवश्यकता है। ठीक है, और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है कि रिसर्च के लिए जो मैं आपको कहना चाहता हूं, लखनऊ में हर जिले का स्टेट आर्काइव जो है, हर जिले का एक म्यूटनी बस्ता करके रख गए अंग्रेज। कोई लोग जो रिसर्च करना चाहते हैं उस म्यूटनी बस्ते को देखिए, और उसमें अंग्रेजों के द्वारा दर्ज सारी सूचनाएं वहां पर मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एकदम इतिहास है, वो अंग्रेजी दृष्टिकोण से लिखा हुआ इतिहास है, लेकिन अगर वो उस इतिहास को आप देखें तो उससे काफी कुछ सूचनाएं आपको मिल सकती हैं, आप अपना इतिहास उसका निर्माण कर सकते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि आपको जानकारियां बहुत जगह से मिल सकती हैं, लेकिन सत्य एक ही होता है, और सत्य यही था कि वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसका विश्वव्यापी प्रभाव था। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं आभार आपका। अब वो लम्हा है जब हम आज के इस एक दिवसीय सेमिनार की सारांशिका की बात करेंगे कि सुबह से लेकर अभी तक हमने क्या सीखा। उस पर चलने से पूर्व आज हमारे समापन सत्र की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनीता सिरोही मैम का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय हमें प्रदान किया। प्रोफेसर राजेश गर्ग सर का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया। इसी क्रम में हम प्रारंभ से बात करते हैं। आपने सुबह जब 10 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो वहां आपने सबसे पहले प्रचार सर का उद्बोधन देखा। सर का उद्बोधन में आपने देखा कि किस प्रकार 10 मई से पूर्व मंगल पांडे ने जो क्रांति की ललक 29 मार्च को प्रारंभ की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए पूरे सेमिनार में आप विभिन्न अतिथियों, विषय विशेषज्ञों द्वारा
चीजों को सुना और समझा होगा। इसी में हमारे एक अतिथि थे डॉक्टर विनोद कुमार। विनोद कुमार सर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR से जुड़े थे, जिन्होंने ये बात हम सभी के बीच रखी कि 1857 की क्रांति किसी एक वर्ग, किसी एक पार्टी, किसी एक जन का नहीं था, ये सामूहिक प्रयास था और इसी कारण इसको राष्ट्रीय संज्ञा देने में कोई गुरेज नहीं है। इसी क्रम में हमारे जो एक अन्य अतिथि प्रोफेसर गिरीश कुमार सर, आप सभी लोग परिचित हैं, सर प्राचार्य हैं वर्तमान में दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह PG कॉलेज अनूप शहर में। सर ने कई महत्वपूर्ण बातों पर अपना प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों की भूमिका को सभी से परिचित कराया। उस समय जो समय की मांग थी, वहां के लोग क्या सोचते थे, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। सिपाही विद्रोह का जो स्वरूप था, उस पर उन्होंने बात रखते हुए किसानों की जो जमीनें छिन गई थी, इस तरीके की कई चीजें उन्होंने शामिल की कि ये विद्रोह जो है क्रांति के रूप में कैसे बढ़ा। जो शोषणकारी 100 वर्षों की कथा लिखी गई थी 1757 से लेकर के, उसकी परिणति 1857 में सामने आती है। इसी क्रम में BHU से डॉक्टर सरस्वती कुमारी मैम हम लोगों के बीच जुड़ी, जिन्होंने 1857 के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला। और इसके साथ ही हमारे अन्य विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका मैम हम लोग के साथ रही, जिन्होंने गुमनाम नायकों की श्रेणी में एक नायिका को प्रस्तुत किया जिसका नाम था अजीजन बाई। अजीजन बाई आप लोगों को पता ना हो, लेकिन कानपुर वाले लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मस्तानी टोली जो थी उसकी वो लीडर थी। और पिछली बार डॉक्टर सुनीता सिरोही मैम ने, मुझे याद आ रहा है, कि इस पे अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया था। तो सारिका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में डॉक्टर रविशेखर सिंह बनारस से हमसे जुड़े थे, जिन्होंने 1857 के क्रांति के स्वरूप की सभी को चर्चाएं की कि किस प्रकार लोग इसे सिपाही विद्रोह, जमींदारी विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, इस सभी पर अपने विचार रखे। इसी के क्रम में डॉक्टर सुरेश कुमार मीना सर, जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं DAV PG कॉलेज दिल्ली में। सर ने 1857 की क्रांति के कारणों पर चर्चा करते हुए दिल्ली गेट और दिल्ली से संबंधित कई चीजों के हम लोगों के बीच विचार साझा किए। इसी क्रम में आप जब आगे देखेंगे तो हम अपने अगले अतिथि के पास जाएंगे, डॉक्टर शिव प्रकाश यादव, जो बिहार से थे। उन्होंने बिहार राज्य के संदर्भ में जानकारी दी आप लोगों को। और इसी क्रम में अभी आपने डॉक्टर सुनीता सिरोही मैम को सुना क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य में, और डॉक्टर राजेश गर्ग सर का जो आपने व्याख्यान सुना, जिसमें बुलंदशहर की भूमिका क्या रही, बुलंदशहर के वासियों का योगदान क्या रहा, उस पे आप सभी लोगों को विचार मिला। इसी के साथ हमारे उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी सर ने 1857 की क्रांति पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कुल मिलाकर इस संगोष्ठी के संयोजक होने के नाते मुझे थोड़ा सा संतोष हो रहा है कि जिस उद्देश्य को लेकर के हमारा महाविद्यालय चला था 1857 को, क्रांति के विविध पहलुओं पर सभी के बीच ज्ञान का प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए, कहीं ना कहीं हद तक हम उसमें कामयाब रहे हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये प्रकाश और दूर तक जाएगा। हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित थे, उनकी बहुत भूमिका रहेगी कि ये प्रकाश कहाँ कहाँ तक फैलता है। इसी क्रम में अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और डॉक्टर दिव्याला पाठक मैम को आमंत्रित करते हैं कि वो धन्यवाद ज्ञापन कर आगे की प्रक्रिया बढ़े। सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को उन्हें नमस्कार। ये बहुत हर्ष का विषय है कि अमर सिंह महाविद्यालय आज अपने इस पवित्र प्रांगण में बाबा अमर सिंह जी के पुण्य आत्मा के आशीर्वाद से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस नेशनल सेमिनार को, एक सपने को अपने सामने साकार होते हुए देख रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य जी का, जिनकी प्रेरणा से, जिनके सहयोग से हम इस प्रकार के कार्यों में नित नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। साथ ही साथ मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि और वक्ता रही हमारी मैम डॉक्टर निशा सिरोही मैम का, डॉक्टर सुनीता सिरोही मैम का। मैम, आपका जो वक्तव्य था, उस वक्तव्य ने एक तस्वीर हमारे सामने ऐसी प्रस्तुत की है जिससे मैं जो साहित्य की विद्यार्थी हूँ, ये समझने में
सफल हो पाई हूँ कि किस प्रकार की कठिनाइयों को सहन किया होगा उन क्रांतिकारियों ने, कि जिनके कारण, जिनके योगदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके इस अमूल्य योगदान का, जो आपने हमारे सामने इतने अच्छे तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए और हमें भी ये जानकारी उपलब्ध कराई कि हमें गर्व होना चाहिए अपने देश की इस स्थिति पे कि आज हम आजाद हैं। और साथ ही साथ हमें धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों का जिनके कारण हम आजाद हैं। इस प्रकार के आयोजनों से न केवल एक प्रबुद्धता हमारे अंदर पैदा होती है, बल्कि हमारे मन में और विनम्रता और गौरव का भाव आता है कि उन पुण्यात्माओं के लिए जिनके कारण आज हम इस स्थिति में हैं कि हम जो चाहे कर सकते हैं, स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगी मैं हमारे विशिष्ट अतिथि, कीनोट स्पीकर प्रोफेसर राजीव सर का। सर की तो खैर बात ही अलग है। सर, आपकी जो विद्वता है हर बार आपके श्रोताओं को प्रभावित करती है। सर से मेरा परिचय बहुत पुराना है, लगभग 20 वर्ष से मैं सर को जानती हूँ। हर बार सर को सुनना ऐसा ही लगता है जैसे पहली बार सुन रहे हैं। इतना ही आनंद, इतना ही मंत्रमुग्ध करने वाला सर का वक्तव्य होता है। और जिस तरह से सर ने बहुत टेक्नो सेवी तरीके से प्रेजेंटेशन हमें दिया, मुझे लगता है कि सुनने वालों में से किसी के भी मन में कोई संशय किसी बात को लेकर नहीं रह गया होगा। और ये जानना बहुत अद्भुत था कि हमारे जनपद का कितना बड़ा योगदान इस स्वतंत्रता के संग्राम में रहा है। एक नया दृष्टिकोण, एक नया डायरेक्शन आपने हमें सोचने के लिए दिया, हमें शोध के कुछ प्रश्न दे दिए, जो वास्तव में यही एक सेमिनार का योगदान होना चाहिए, यही सिग्निफिकेंस है जो अंततः निकल के आनी चाहिए। साथ ही साथ मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रामजी द्विवेदी सर का, को कन्वीनर हमारे डॉक्टर मनीष मिश्रा सर का, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, कॉलेज के विद्यार्थियों का। यदि आप लोगों का सहयोग ना हो, यदि आप लोगों की उपस्थिति ना हो, तो कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। और इस कार्यक्रम के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे कन्वीनर और को कन्वीनर, आप लोगों के इस अमूल्य योगदान के लिए पूरे महाविद्यालय की ओर से मैं आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम के सफल कहना चाहिए आयोजन के लिए जितना हमारे प्राध्यापक बंधु, जितना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ही धन्यवाद की पात्र है, उतना ही हमारे छात्र छात्राएं भी हैं जिन्होंने हर कदम पे अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से निर्वहन किया है। कार्यक्रम के अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार का कार्यक्रम हमने आज किया है, आगे भी इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहेंगे। एक कल्चर ये हम महाविद्यालय में डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम अपने बच्चों को ये सिखा सकें कि एकेडमिक एक्टिविटीज ऐसे होती हैं, जिससे आप लोगों के लिए आगे नए द्वार खुले, जिससे आप लोग और नई ऊंचाइयां छू सकें। कार्यक्रम के समापन के समय में मैं सबसे पहले अब एक सामूहिक राष्ट्रगान का आह्वान आप सबसे करूंगी कि सब अपने अपने स्थान पे खड़े होके राष्ट्रगान कर कार्यक्रम का विधिवत समापन करने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल गंगा यमुना जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, आप सब जय जय। एक सामूहिक फोटोग्राफ के लिए कृपया आप सब एकत्रित हों। सारे वॉलंटियर्स आगे आ जाएं एक ग्रुप फोटो के लिए। सारे वॉलंटियर्स बेटा, गर्ल्स सारे पीछे हो जाए, बॉयज सारे आगे बैठ।
सभी लोग सर आइए, बच्चे सभी आगे आ जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। और सब लोग जितने यहाँ हैं सभी लोग आ जाए। कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं है? बस मैम एक मिनट पहले सर और मैडम